what was that strategy which led you cracking prelims, mains, interview every 3 times? मुझको ऐसा लगता है कि हर चीज़ का ना एक प्रोसेस है और एक बार अगर हम उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उसमें क्या कहते हैं हम रिपीटेडली सक्सेसफुल हो जाएंगे। कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पर शायद ज़्यादा फोकस करते हैं? एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ये वो पैरामीटर्स हैं जो यूपीएससी आपसे डिमांड कर रहा है। I would like to discuss about how we shaped answer writing over the time, how it has changed over the time. सर आंसर राइटिंग हैज मल्टीपल लेयर्स टू इट, इट हैज लेवल्स। 3 interviews of UPSC. So what difference and what similarity you see in all 3? Sir, the biggest difference is the volatility of marks. 184, First time. 140, 193. तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे फील कि वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, डिप्रेसिंग है, तो ऐसी फेज में क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? I always had a life beyond this exam also. मैं कभी भी 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि 18 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। इफ़ यू कैन बैलेंस योर प्रिपरेशन इट विल बी इनफ। 8 घंटे 18 घंटे पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्यूरेशन में कितना कंटेंट आपने गैदर कर लिया, कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी, वो हमारा फोकस है। Welcome to Next IAS channel. Today we have with us third topper of the Civil Services 2025, Mr. Ekans Dhul. Congratulations, Ekans. थैंक यू सर, थैंक यू। Ekans comes from Haryana and it was his 4th attempt. But the most important part is 3rd selection. Continuously in the row, 3rd selection. And All India rank 3 is not less than the highest rank. So Ekans, first of all, thank you for giving time, and I hope the students and the audience who will be watching this video, they will be benefited from the discussion. And I would like to understand the way of preparation, because you have cracked continuously. Sir. So what was that strategy which led you cracking prelims, mains, interview every 3 times? सर 6.5 साल की जर्नी है, मतलब सर तो थोड़ा मतलब 30 सेकंड में 1 मिनट में बताना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट सर मुझको ऐसा लगता है कि हर चीज़ का ना एक प्रोसेस है और एक बार अगर हम उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उसमें क्या कहते हैं हम रिपीटेडली सक्सेसफुल हो जाएंगे। जैसे मैंने जब 4 अटेम्प्ट दिए तो मेरे 4 बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ और अच्छे मार्जिन से क्लियर हुआ, वो क्योंकि प्रीलिम्स का फंडा एक बार समझ में आ गया। सिमिलरली सर जब मेंस की आंसर राइटिंग जो इस एग्जाम का सबसे क्रूशियल और नेग्लेक्टेड पार्ट है, जब हम उस पार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है और उसमें रिलेटिव बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे मेंस के आंसर इतने वो हो जाते हैं कि और हमने अगर वो पैटर्न सही पकड़ लिया एनालाइज करके, तो बार बार सिलेक्शन होना इतना डिफिकल्ट लगता नहीं है जितना आउटसाइड से लग रहा है। ओके, सो द कंसिस्टेंसी एंड द आंसर राइटिंग आपने बोला कि एक तो ये है। अगर यूपीएससी की स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को देखें कि वो किन पर्सनालिटी पैरामीटर्स या फिर रिटन एग्जाम में, मेन में कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जहाँ पर शायद ज़्यादा फोकस करते हैं जो स्टूडेंट्स को अपनी पर्सनालिटी को उस डायरेक्शन में लाना है? सर ये अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखें ना, तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को अगर हम इसमें एक साथ देखेंगे तो एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ये वो पैरामीटर्स हैं जो यूपीएससी आपसे डिमांड कर रहा है। और मतलब मैंने मेंस एग्जाम का जिक्र किया कि मैंने ज़्यादा आंसर लिखे, पर वही प्रीलिम्स का भी जो पैटर्न है वो भी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन तो बेस है ही है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो हर स्टेज में है। उसको आप कैसे एनालाइज और लेवरेज करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कॉमन टू एवरी स्टेज इन यूपीएससी, जिसकी रिफ्लेक्शन हम किसी जगह ऑब्जेक्टिव में देखते हैं, किसी जगह सब्जेक्टिव में देखते हैं और इंटरव्यू में एक डिफरेंट ही तरीके से देखते हैं। वेरी गुड। आप तो कंटिन्यूसली 4 ईयर से इस प्रिपरेशन फील्ड में हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो रहा था तो एक अलग मोटिवेशन था, तो वो जो इस कॉमन मेंटल हेल्थ बीइंग की प्रॉब्लम आती है बच्चों को, हो सकता है आपको ना फेस हुई हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जर्नी लंबी हो जाती है, तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे फील कि वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, डिप्रेसिंग है, तो ऐसी फेज में क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? सर नेचुरली ये चैलेंजिंग इशू है सर, क्योंकि इस एग्जाम की प्रॉब्लम है ना, बाइनरी एग्जाम है, 0 और 1 के बीच में कुछ नहीं है, आइदर सेलेक्टेड और फेल, मतलब विनर्स टेक ऑल टाइप का एग्जाम है। तो मेंटल हेल्थ इज अ नेचुरल कैजुअलिटी इन दिस एग्जाम एंड इट इज मतलब ऐसा नहीं है, मतलब इवन दो आई गॉट सिलेक्टेड 3 times, बट बिकॉज एक मोटिवेशन डिफरेंट होती है, आपकी डिजायर्ड सर्विस पे आपको पहुंचना होता है, तो मेंटल हेल्थ की चैलेंजेस इवन आई एम प्रिवी टू इट सर। उसके लिए पर एक चीज़ जिसके कारण मैं थोड़ा इंसिडेटेड रहा वाज बिकॉज आई ऑलवेज हैड अ लाइफ बियॉन्ड दिस एग्जाम ऑल्सो। मैं कभी भी 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा,
और मैं जितना डिसिप्लिन से पढ़ाई करता था उतने डिसिप्लिन से ब्रेक्स और पार्टी भी करता था. Very दैट good. इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. बट वो डिसिप्लिन से डिसिप्लिन, करता था. ये टर्म जो डिसिप्लिन यूज कर रहा है ना, यही तो मिसिंग होता है अधिकतर जगह. यस सर. मतलब जैसे मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ रेगुलरली नाइट स्टेज भी करता था. मतलब जो एक इस मेरी उम्र की बच्चे को करना चाहिए. आई वाज वेल वर्स्ड विद ऑल ऑफ दोस थिंग्स. और मैं ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ पढ़ता था. मतलब मैं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता था. अपने फादर के साथ बहुत वॉक्स करता था. मतलब मैं अपने माइंड को 8 घंटे 9 घंटे पढ़ाई के अलावा 3-4 घंटे रोज अपनी एक लाइफ बियॉन्ड उसकी भी रखता था. ट्रिप्स पे भी जाता था. अगर आप एक ऐसे हेल्दी बैलेंस बना लें एंड सी यूपीएससी एज अ जॉब. सर 8-9 घंटे तो आप भी मेहनत करते हैं दिन में. राइट, वो तो सबको करना पड़ेगा. इतने साल से कर ही रहे हैं सर. तो मैं वैसे ही देखता था कि जैसे कोई इंसान 8-9 घंटे जॉब कर रहा है. माई जॉब इज टू 8-9 आवर्स टू स्टडी, improve myself, write answers, and beyond that I had a thing of my own, and I was lucky that I started early. और मेरे पास कोई प्रेशर नहीं था ऐसे कि कोई जॉब लेना है. तो दैट वेज आई वाज मोर इंसुलेटेड. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि 18 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है. तो ऐसा जरूरी नहीं है. इफ यू कैन बैलेंस योर प्रिपरेशन, इट विल बी इनफ. 8 to 9 hours. सर क्वांटिटी ऑफ आवर्स इज अ प्रॉक्सी. मतलब आवर्स क्या है, वो एक बेंचमार्क है कि उतने आवर्स में आप इतना काम कर रहे हैं. तो आपका, मुझको लगता है कि इनपुट आउटपुट फोकस होना चाहिए. करेक्ट. 8 घंटे 18 घंटे पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है. ड्यूरेशन में कितना कंटेंट आपने गैदर कर लिया, कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी, वो हमारा फोकस है. वो फोकस के लिए. और सर 18 घंटे मुझे लगता नहीं ह्यूमनली पॉसिबल है पढ़ाई करना. नहीं पॉसिबल है. पर अगर मैं भी 8 घंटे पढ़ता तो मुझे 12 घंटे बैठना पड़ता था. करेक्ट. बिकॉज हमारी जनरेशन में डिस्ट्रैक्शन है सर. मतलब यू नॉट बिलीव इट बट आई कांट स्टडी मोर देन 45 मिनट्स एट one stretch. I just don't have it in me. Maybe it is a generation issue. Maybe it is my problem. But कोई notification आ जाती है, कोई message आ जाता है, and I'm telling it out loud because I'm telling that I am just like another boy. There's nothing special about me because I also get those reels and distractions. मेरे साथ भी होता है कि मैं 20 मिनट बाद फोन देखता हूँ, फिर एक रील में 4 रील देखता हूँ. But that is when you have to remind yourself. तो 8 घंटे में क्या निकाला वो मैटर करता है. यू हैव बीन एक्टिव ऑन सोशल मीडिया थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ प्रिपरेशन, या थोड़ा अपने आप को डिसिप्लिन किया? सर आई एम नॉट अ वेरी सोशल मीडिया पर्सन. तो मतलब मैं बहुत टाइम तक तो था नहीं, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पर तैयारी करते हुए. जब मेरा पहली बार सिलेक्शन उसके बाद भी था. बट आई एम नॉट वेरी मच इनटू सोशल मीडिया एक्सेप्ट द यूट्यूब पार्ट. एंड हैबिट बिकेम सो मच लाइक आफ्टर दैट कि मैं उसमें भी थोड़ा कंटेंट वाली वीडियोस ही ज्यादा देख लेता था. आई एम मोर ऑफ अ फिजिकल पर्सन. तो स्टूडेंट्स को ये अपने आप को लिमिट करना है कि हमें कौन से कंटेंट को देखना है, बस उतना रखो, क्योंकि सोशल मीडिया में अट्रैक्ट एंड डिस्ट्रैक्ट. मैं कहूँगा सर स्टूडेंट्स मतलब तो वर्ड मेरे को सर थोड़ा डिफरेंट लगता है. यूथ हमारे देश का है ये. स्टूडेंट मतलब दीज आर ऑन मैच्योर यूथ ऑफ आवर कंट्री एंड वी आर अ कंट्री ऑफ यूथ. हमको ये देखना है कि हम अपने माइंड को कैसे डिसिप्लिन करें और क्या कहते हैं, जो भी करें ना एक्टिवली करें. राइट. पैसिव कंज्यूमर ना बने कि हम रील देख रहे हैं तो देख ही जा रहे हैं. If I have to take a break and I have to relax myself and reels is my motivation for that, then it is the right thing to do. But discipline and self-awareness is something which is most important. Most important. Asif. Right. I think it's the elephant in the room, right? Answer writing, right? Sir, I thought you were addressing me. I thought it's on me, right? So I think we'll take it on both of us, right? Right. I mean, sir, answer writing is something which is the plinth of this exam. Right. And that's what we have collectively done also over the years. Analyzing, re-evaluating, writing more. And answer writing is not just information. It is about information repackaged and expressed in a manner, in a limited space of 2 or 3 pages. In time. In a limited period of time, in the best possible manner. And in a random environment because you don't know the questions. You don't know the questions. And these days you don't even know the classroom also where you'll sit. You don't know anything. Anything, right. So that has to come from muscle memory. Right. In my understanding, answer writing in UPSC is very similar to how cricketers play shots, amazing shots, which in real time, reaction time is less than seconds, and they do it because they've been practicing for the same thing. Training. So many times. Very well correlated. Really appreciate. Sir, the marks that you have improved in written, we were analyzing this. From his first mains to the current mains, the marks came out today. The written score has gone up to 200 marks. Oh.
From first mains to the last mains. Last Sir, mains. first mains is not a good proxy because I didn't clear mains. Right. That was a disaster. But even after my selection, I got 778 the first time I got selected, 819 the second time I got selected, and 863 marks this time. This time. Last year, I think you had the highest written score, SA plus GS. Yes, More yes. than rank 1. Yes. I believe 863 also may be the highest. It is or- third, sir. Third, sorry. rank 1 and rank 2 has 1 mark more, Acha. and rank 1 has 3 marks more. And you are also third rank. Yes, sir. Third rank. So, I think I would like to discuss about how we shaped answer writing over the time, how it has changed over the time. Sir, then that is also long question. I'll answer that exhaustively, sir. Sir, answer writing has multiple layers to it. It has levels. Right. Level 0 or level 1, the base of it is decent amount of understanding and memory. No substitute of that. But that is not where it ends. That is where it begins. Everybody thinks it's the end. Then we have to do value addition, enrichment. That is level 1. Level 2 is contextualization. Ki if news is about National Institute of Urban Affairs in budget, how do I put it in my answer? Otherwise, that news has no relevance for me as far as the mains exam is concerned. If India and Russian premier came here, there was a meeting. If I can't put the points in particular answers, in an economy answer, there's no point of me investing so much time there. That is level 2. Level 3 is practicing it in the time frame. Level 4 then is how to make the most of it, Analyzing it. and then in 150 words, essentially you have to write 400 words. Right. The introduction should be dense, the conclusion should be dense, the examiner should be blown away with the amount of content you can give him, relevant content, in limited period, in limited space. And that is where you help me, ki map banao. That is how you told me that the attention span is decreasing, it is decreasing for the examiner also. So put examples in a format. The triangle thing. In a pattern, the triangle thing. The points should be numbered in a way that it appears like 1, 2, 3, 4. There should be continuity because the examiner should get a signal that you're writing. So I think we also started numbering the schematics. Hub and scope diagram. Usko bhi number. These small things are level 5 again. Right. Don't focus on the level 5 thing. Go with the evolutionary progress because you have done it all together. Right. And your answers from the first to the I think we met after your first mains failure. Yes, sir. Right. And that was a tough time. That was a tough time. And we called your answers were bad, bullshit. Yeah, right? They were. Right. And then step by step, I think what many students don't understand is that they focus on peripheral surface things. They try to consume the content, but you were able to consume the content and package it into your answers. Yes, sir. How did that journey evolve? Sir, first of all, answer writing is an iterative process. Right. Like governance, which is incremental, answer writing should also be incremental. And by incremental, I mean it should be a back and forth process with your teachers. They should be active participants. Point number 1. Point number 2, consuming content, you should not be a passive learner of content. You should be an active applier of content. So if I am reading a news today and you give me some random news on this moment, don't see it as news. Whenever you're reading it, read it as isko main GS1 mein kahan dal sakta hu, GS2. That is how my brain is now reading it. So if I'm walking on the road and I'm seeing an ethics example, for example, I'm seeing people crossing a road on a red light when the policeman is not there. So I'll put it in ethics in public and private life. That is how my brain has started operating now. Everything is an opportunity. Everything is an opportunity to get that extra 1 mark. Extra 1 mark. It's all about 1 mark. So the competition is so steep, and that's what I remember the first time I met you, sir. 1 mark in every question is 100 marks more. Right. That is the agenda because that time we were only looking for clearing mains. Right. So you said 1 mark more, we are there. How will that 1 mark come? Think. So active learners is one thing, and sir, I have a very business way of looking at how I consume information. If I am unable to put this information in my answer sheet, there is no point for me to read that information. I mean, ultimately, sir, I might be sounding a little opportunistic here, but the agenda of me learning news is not to learn news. It is an outcome oriented to get selected in the exam. Right. So I am learning it in such a manner that I have to put it on the exam. I have to put it on paper. So if I have a lot of content on urbanization on a particular theme, maybe extra news doesn't make sense to me. I should save my brain capacity on a topic somewhere else because there's no point remembering too much on urban floods
when I have already 3 pages of information available. Information out of that. So I have to utilize my mental real estate might as also well- very smartly. You might as well focus on making Right, a map right. of urban flats. Yes, yes. Right, that's where it gets more interesting. Yes, sir. Value addition, current affairs. Sir, value addition is something which is like level 3 comes after a stage, but it is very important. That gives you the extra mark. So what I followed was, and what one should do is think about it. What is a model answer? What is a model UPSC answer? The best way to think what a model UPSC answer is by doing simple data analytics. पिछले सालों में किसके कितने मार्क्स आए और उनकी टॉपर कॉपी देखो. So you understand what is being rewarded. So that is point number 1. From that, create your model answer. कि what should a model answer be? For example, what I did was GS2 model answer is पॉलिटी का, उसमें एक जजमेंट होना चाहिए. उसमें क्या कहते हैं, कोई इंटरनेशनल कंपैरिजन होना चाहिए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल होना चाहिए, उसमें कोई रेलिवेंट पॉलिटी के लीगल जूरिस्प्रूडेंस का कोटेशन होना चाहिए, Keywords on it. कीवर्ड होना चाहिए. सिमिलरली क्या कहते हैं, GS2 में गवर्नेंस में SDG का वो होना चाहिए, कोटेशन होना चाहिए, किसी कंट्री के साथ क्रॉस कंट्री कंपैरिजन होना चाहिए. सो माय माइंड इज थिंकिंग लाइक दैट. व्हेन आई एम डूइंग एन ऑर्डिनेंस आंसर, आई एम फॉलोइंग ए चेकलिस्ट की वैल्यू एडिशन हाउ, बिकॉज A, it is in my notes. B, I am writing an ordinance answer. I have to write article कौन से, okay 1, 2, 3, 2, 1, 3. मुझे DP वधवा ये वो. So similarly, if I am doing a GS1 secularism answer, my mind is following a checklist. I have to do a comparison with France. I have to tell a quotation on this. I have to tell a recent example on this. That automatically creates value addition in limited time. So that is how our focus should be. We create a checklist of what is a model answer and what are the ingredients of a model answer. So when we are practicing, we have to develop that muscle memory कि मेरे मॉडल आंसर में मुझे ये इंक्लूड करना है. एंड व्हेन आई डू इट ओवर अ कोर्स ऑफ 2000, 3000, 4000 आंसर्स, We have seen a lot of answers. it comes naturally then. Sir, that's And I think, sir, what also happens is that the first time you write answer is not your best answer. You're always looking for an opportunity to write that theme or context in the examination, and you're always looking for an iteration on top of what you've written. Sir, it is an iterative process. It is an iterative process. It is a loop process. If you keep on writing again and again, it will automatically bring the changes and improvement. मतलब एक लेवल पे सर यूपीएससी में 800-900 ही थीम्स है. Yes. अगर हम बहुत रूडिमेंट्री बात करें तो 1000 से ज्यादा थीम्स नहीं है एटलीस्ट, जिससे हमें 70% कवरेज मिल जाएगी पेपर में. और मतलब जितना डायनेमिज्म मेंस में लोग बोलते हैं उतना नहीं है. डायनेमिज्म और चीजों का है, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन डायनेमिक है, वो चीजें इंपॉर्टेंट है, पर Differentiation. थीम्स लिमिटेड है. मतलब सुनने में बड़ा नंबर है 9, तो उनमें अगर आप 3-3 बार आंसर लिख लो एक थीम पे ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम, एंड थिंक व्हेनेवर स्लीपिंग, जस्ट थिंक 3 टाइम्स कि आज मैंने दिन में किस किस चीज पे आंसर लिखा, क्या और लिख सकता था मैं सेक्युलरिज्म पे. जस्ट थिंक अबाउट इट. एक नॉर्मल चैट जीपीटी सर्च कर लो, कुछ और कर लो, एंड देन यू ओके आई मिस दिस. इवेंचुअली योर आंसर्स विल बिकम बेटर. Correct. We were earlier discussing that 2020 toppers answers won't survive today. Sir, because of the online thing which is happening, information now is very democratized. Earlier it might be true that a lot of people didn't have content on an issue. Right. So 2020, someone is writing an answer, they are doing a fair job because the content is not available. Not everything content is available. So if somebody is writing 5 points, they are behind because everyone has that thing. And over time, because toppers' copies are analyzed and incrementally things are happening. What I'm saying. Incrementally, So everyone is building on those. So eventually 2020's copies is outdated. You're standing on the shoulders of giants. Yes. Right. 2020 वालों को 2010 must be outdated. And every generation historically has been more knowledgeable, more proficient than the previous one because they're gaining and they're collectively gaining from the experience of the past generations. Right. That's true in every field. Every field, every aspect of human life. You have cleared 4 prelims and 3 interviews. Sir. So prelims must be on like fingertips. Yes, sir. So those 2 hours of examination, how best you managed? Sir, अब सर मैं इस एग्जाम को, अगर मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताऊं, मैं इस एग्जाम को उस दिन की बात ही नहीं है. हम सिर्फ सब लोग थिएटर देखा होगा कभी ना कभी. हम थिएटर में या हमने कभी सर्कस देखा होगा. It is a mad performance in front of our eyes. People are doing stunts and everything. Looks mesmerizing to the eye. But that is just Because the the practice. 78th rehearsal they are having. That has become mechanical for them. Correct. That is true with this exam. अब people लोग कहते हैं कि prelims में बहुत dynamism है,
पर अगर तुम्हारी कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस हो गई, मैं 400 प्रीलिम्स के टेस्ट सॉल्व कर चुका हूँ, 300-400 तो हो गए, 400 300-400 टेस्ट सॉल्व कर चुका हूँ Across the last across the last 4 years, 4 years. almost 60 That's वो और 40,000 बीच में कभी कर लिया 40,000 questions. हाँ होंगे सर, तो बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस तो बिल्कुल याद हो गए होंगे। सर मैं उसको ऐसे नहीं देखता, पर आप ये माने ना सर 30 इयर्स का तो PYQ ही है, तो कुछ तो 50 पेपर तो वही हो जाएंगे 30-40 इयर्स के टेस्ट सीरीज कोचिंग डिफरेंट टेस्ट एंड सो ऑन। अगर हम ऐसे करेंगे, वो रिहर्सल बार बार करेंगे, एक तो सर मतलब प्रीलिम्स के एग्जाम वो मैनेज करना इस बात पे डिपेंडेंट है ना कि आपका मेमोरी कितना सॉलिड है। अब मतलब लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच अदर पीपल थिंक इज करंट इज स्टैटिक फॉर मी। इंडिया के सारे नेशनल पार्क आपको याद होने चाहिए, जो न्यूज में आएगा वो लोगों के लिए न्यूज है, मुझे सारे याद है, सारे याद है, मुझे सारे एनिमल्स का स्टेटस पता है, थोड़ा सा एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, सारी रिवर्स पता है कि ईस्ट कोस्ट पे कौन सी है, वेस्ट कोस्ट पे कौन सी है, आर्टिकल्स ऑलमोस्ट सारे पता है। अगर हम अपनी तैयारी को एक लेवल ऊपर ले जाएंगे तो वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो 55 इजी क्वेश्चंस हैं उन पे हमारा कमांड हो जाएगा, राइट। तो जो 45 रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें अगर मेरे 10-15 भी सही है, आई विल क्लियर वेरी सेफली। Yes. सो दिस अपीयर्स डिफिकल्ट, आई एम जस्ट पुटिंग माय एफर्ट इन द राइट प्लेस, करेक्ट। आई एम नॉट फॉलोइंग अननेसेसरी न्यूज कि मैं साउथ अमेरिका की 4 करंट वाली साइट्स क्यों याद करूं जो हर साल बदल भी जाएंगी। मुझे पता है कि हर साल क्वेश्चन नेशनल पार्क से आने ही आना है, तो मैं सबकी बात करूं, मैं सारे याद कर लेता हूँ, कोई भी आएगा वो कहेंगे कि भीतरकनिका यहाँ पे लोकेटेड है, लोग कहेंगे ये साल न्यूज में था, इट डजंट मैटर। तो सर वो करेंगे तो वो जो 2 घंटे प्रीलिम्स वाले हैं वो इजी मिलेंगे, देन यू विल फील मोर रिलैक्स्ड आल्सो बिकॉज़ यू विल हैव गुड कमांड ऑन द इजी क्वेश्चंस, देन यू विल पिक दोस इजी क्वेश्चंस दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस, राइट, देन इवेंचुअली द प्रोसेस विल स्मूथन आउट फॉर यू। good. And for the personality test, 3 interviews of UPSC, so what difference and what similarity you see in all 3? Sir, the biggest difference is the volatility of marks. 184, First time. 140, 193. So, I mean, I'm not the best person for interview, perhaps. मतलब, if they've given me bad marks, उनको भी कुछ लगा होगा, मतलब something I might have fluked. Sometime day goes bad. I mean, it is a chemistry thing, sir, but कुछ ना कुछ गलती रही होगी मुझसे कि जो मुझसे पूछना चाह रहे थे, wavelength नहीं मैच किया. No, sir, my view is It's all that correct word, wavelength match नहीं किया. my view is that इसको कम से कम 200 मिलेंगे, नहीं तो 140 मिलेंगे. He will not get in between. He will either be liked or he will not be liked. Oh, that is what he said. The correct word is the Wavelength match नहीं हुई. Sir, similarity ये है कि पैटर्न पहले से पता है, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस विल बी करंट अफेयर्स बेस्ड, मोस्टली डैफ बेस्ड, मोस्टली इट इज ओके टू से नो आई डोंट नो। सिमिलैरिटी है कि जितने फ्रैंक होगे, जितने मतलब फ्रैंक मतलब जितने आप अपने आंसर में आपकी इंटेग्रिटी होगी, वो पहले मुझे लगता था कि वी कैन हैव अवर वे अराउंड इट, बट वी कांट। This I'm not talking of larger things. This is me talking about if I know the command over a subject, it will get reflected. If I am faffing around, they will get to know. And this time, the person who was taking my interview called me out on this. I was not very proficient. I was not doing it deliberately, but he asked me a question about linking two things, bond yield and interest rates. So I was unable to express because maybe I didn't have that much clarity. So I said the first time, he said, "You're not understanding the question. Tell me again." So I said the same thing again. He's like, no, you're missing something here. So this time called it out, thanks to me, because then I was not getting carried away. So if we don't have that clarity of thought, it gets reflected. So it is better that we be honest where we don't have clarity of thought, and we say that we are not sure about it. We are not very well versed with the subject, and where we have clarity of thought and well versed, we should tend to go after those topics. That will give us more marks because we have to have the conversation on those elements which are more familiar with us, and the 25 minutes conversation should be around those things. All right. At this stage now, the 2 months are left for prelims, and most of the aspirants, they are now focused to the prelims. In last 2 months, what tips or suggestions you would like to give to the aspirants appearing in 2026? सर मेरी जो टिप्स है वो थोड़ी सी ना ब्रूट फोर्स वाली होती है, मतलब मुझे लगता है कि मतलब वो जो लेवल 2 स्मार्ट वर्क 400 पेपर सॉल्व करो, 50 पेपर सॉल्व करो। 50 पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। My number is 100. I always say that प्रीलिम्स पहले 100 पेपर होना चाहिए। So 60 days means every day 1 paper. Absolutely sir, absolutely. और क्या कर रहे हैं? 2 घंटे लगते हैं एक पेपर, 1.5 घंटा लगता है पेपर सॉल्व करने में। अगर तुम्हें नहीं आता तो नहीं आता। तो आपकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ी मैच कर पाएंगे 1.5 घंटे में। सर 2 घंटे भी माने और 1 घंटा उसका आंसर। प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करने से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने आंसर जो लिखे उसको एनालाइज करो। तो चलो 2 दिन में तो एक पेपर सॉल्व करो ही करो। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट। पहला पॉइंट ये कि चलो 50 किसी को ज्यादा लग रहे हैं,
एक वो रोज नहीं कर सकता, रोज 50 कर ले। ये तो मसल मेमोरी होनी चाहिए कि सुबह उठा 25 क्वेश्चन टिक ही तो मारना है सर, उसमें तो एफर्ट भी नहीं लगता। मतलब मैं तो लेटे हम कर सकते हैं कि लर्निंग हैपेंस फ्रॉम प्रैक्टिस लर्निंग। मैं तो ये भी नहीं कहता कि आप 100 क्वेश्चन दैट स्ट्रेच सॉल्व करो, चलते फिरते 15 कर लिए, दैट इज एक्टिव एप्लीकेशन ऑफ माइंड सर, वो करना ही चाहिए। और सर कुछ चीजों पे जो आपके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया पॉलिटी, ज्योग्राफी में जैसे रिवर्स, नेशनल पार्क, आयरन ओर, ये सब याद कर लो। इसको बिल्कुल ही ईट इट अप, मग इट अप, वर्क हार्ड ऑन इट, सो दैट 250 जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है वहां पर, आपकी एनर्जी वहां ना लगे आपको, और आपकी एनर्जी ये ना लगे कि आपको वो हाई न्यूज चेस करनी है। मतलब 60 क्वेश्चंस एवरीवन इज एबल टू प्रिडिक्ट, तो वो 60 में से हमारी एक्यूरेसी बढ़िया हो, तो जो 20 रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस ना करें, हम नीचे से पेपर को देखें, इजी सारे सॉल्व करने हैं। उसके लिए जितना रूट हमारा स्ट्रांग होगा उतना हम आगे जाएंगे। How many questions you attempted in a paper? Same one my question anyway. Sir, I eventually started all of them. all of them. एक तो सर मतलब I will not lie, मतलब मेरा टाइम लंबा हो गया तो मेरा नॉलेज बेस भी बढ़ गया है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। तो मोरलेस मेरे को ऑलमोस्ट 85-90 में से एक आधे ऑप्शन के बारे में पता ही होता था। तो मतलब यू कैन एलिमिनेट 1 and 2 and then if your 60 questions are sorted, rest is just doing things because you're there for 2 hours. If you are able to eliminate 1 and 2, then you should take a guess for all. Yes. You should attempt all. 1 आपने एलिमिनेट कर दिया तो स्टैटिस्टिकली भी और नेट जीरो, स्टैटिस्टिकली तो ए भी कर दोगे तो भी कुछ नुकसान नहीं है। 2 कर दिया तो अटेम्प्ट कर दो, एंड ट्रस्ट मी सर 10 क्वेश्चन तो मैं आंख बंद करके टिक मारता था, मैं 2 एलिमिनेट कर दिए। मैंने एबीसीडी ये स्ट्रेटजी यूज मत कर। नहीं अभी से एक शर्मा वाली करो एबीसीडी में अगर आपने 2 एलिमिनेट कर दिए तो बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करो। इफ आई मतलब मैं लास्ट के 10 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, मैंने 2 ऑप्शंस पक्का एलिमिनेट कर दिया, आई एम श्योर, एंड आई हैव नो क्लू, देन आई शुड नॉट वेस्ट माय टाइम कि यार ए होगा बी होगा, आंख बंद मार दो कुछ भी, बिकॉज़ यू आर स्टैटिस्टिकली मोर। हां, वंस यू हैव एलिमिनेटेड 1 और 2 ऑप्शंस देयर आफ्टर, हां उसके बाद प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो आंख बंद करके मार दो उसके बाद। जब तो आपने 2 एलिमिनेट कर दिए फॉर श्योर कि मैं उसके बाद तो आंख ही बंद करना पड़ेगी। मतलब समटाइम्स वी waste a lot of time thinking again and again as a student। मेरे को लगता है नहीं याद आ जाए और it doesn't come, we waste our time which has to be utilized somewhere else। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसको पिछले उसने क्या किया, and he was not able to clear it because उसने एक दो एलिमिनेट कर दिए, टिक करते उसको थोड़ा डर लग रहा था, उस प्रोसेस में सोचता रहा कि करूं ना करूं, टाइम जा रहा है, टाइम चला गया। तो उतना आप एक इम्पर्सनल लेंस से आप पेपर को देखिए, आपको हर क्वेश्चन नहीं सही करना, आपको इंक्रीमेंटल मार्क्स है। जब तुमने 2 एलिमिनेट कर दिए तो किसी को भी कर दे यार, ये कर दे भी कर दे, 2 एलिमिनेट पक्का किया है ना उसने, हाँ पक्का 2 एलिमिनेटेड, बात ही खत्म है। अच्छा, फर्स्ट इंट्यूशन दैट इज द बेस्ट थिंग, जो लग रहा है कि फीलिंग आ रही है उसी को टिक कर दो। How was your score in the 3 prelims? Sir, first time it was 105, second time it was 120, third time it was 95, this time it will be 120. Mostly third time क्योंकि मेरे पास बिल्कुल कम टाइम, मेरे को टाइम भी कम मिला, रिजल्ट केम लेट, और उस टाइम मेरे को सीसैट पे भी थोड़ा मैंने टाइम ज्यादा लगा लिया क्योंकि 2023 was harsh on CSAT. So did you find it difficult? Decently, I got 82. I'm a very 70 to 80 in CSAT. This year was a little difficult. Optimization. I'm not very proficient, but I know कि पहले comprehension के सारे कर लो, comprehension I'm okay, and then do the low hanging fruits. And I don't devote too much time to CSAT also. बस वो 2024 वाले टाइम में मैंने किया, तो 2023 was mad for CSAT. तो 24 में किया तो उस साल मेरा थोड़ा ड्रॉप हो गया, otherwise prelims is comfortable for me. Very good. So any other question? Yeah. So dear friends, this was the discussion with Mr. Ekant Dhul, who has secured All India Rank 3 Civil Services 2025, and with me is Mr. Ashif Anwar, who is heading our program of the answer writing and the mains test series, and he is the academic mentor of the next IAS. And dear friends, I am B Singh. So thank you, Ekant. Thank you, sir. And thank you. many congratulations to you and your family. Thank you, sir. And lot of best wishes for your the future, because you are going to lead the nation. Thank you, sir. Thank you so much, sir.